हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल लॉ डिपार्टमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वह सबके लिए ज़रूरी है। उसका नॉलेज, उसका इन्फॉर्मेशन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हों या फिर ना हों। और दोस्तों, वह टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान का निर्माण। दोस्तों, मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि बहुत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको इसमें, और मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएं और उसका भी प्रिपरेशन आपको हो जाए। और दोस्तों, इससे आपका एक बेस भी बन जाए, एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए कि ये सब चीज़ें मतलब क्या है, कैसे है। और चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज तो सबको होना चाहिए, तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स पढ़ के और इसका नॉलेज नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री भी जानना पड़ेगा कि सब चीज़ें क्या हुई, कैसे हुई, यह मतलब कैसे बना। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पे। और पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि शासन करने वाले सिद्धांत इसका मतलब होता है। और अगर बात कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, संविधान की होती है, तो यह भी जानना ज़रूरी है कि ये क्या है, यह क्यों है। अगर कोई पूछता है कि संविधान क्या है और क्यों है, अगर एक लाइन में अगर इसका उत्तर देना हो कि संविधान क्या है, तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों, संविधान और कुछ नहीं बल्कि एक पुस्तक है, एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जिसमें देश को चलाने के लिए उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारी सरकारें कैसे काम करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके क्या क्या पावर्स हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसके क्या क्या पावर्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका और जुडिशरी न्यायपालिका, ये सब कैसे काम करेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और यह क्यों ज़रूरी है? तो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है या फिर कोई एक कंपनी मान लीजिए, कोई एक फैक्ट्री मान लीजिए, तो उसको चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो उसी तरह से देश है, देश को चलाने के लिए भी एक नियम कानून की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो वो नियम कानून, वो सिस्टम हमें संविधान से मिलते हैं, संविधान ही हमें वो प्रोवाइड कराता है, देता है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि ये कैसे बना संविधान। बहुत हम ब्रीफ में हम चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे। और रही बात डिटेल्स की, तो दोस्तों अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं, जो जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, हमारे जो कर्तव्य हैं, प्रियम्बल हो गया, तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि इस पर पीएचडी तक हो सकती है, लोग इस पर पीएचडी करते हैं। तो हमें उस लेवल का अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमें उतना ही नॉलेज की ज़रूरत है कि जिससे हमारा एग्जामिनेशन जो है वो निकल जाए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उसके बाद फिर अपना पढ़ते रहिएगा, किसने मना किया है। तो दोस्तों चलते हैं, अब बात करते हैं कि हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि निर्माण कैसे हुआ संविधान का, मैं एक टॉपिक लिया हूँ और उससे कोरिलेट करके हम इसको जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, जिससे इंटरेस्टिंग हो और समझ में भी आ जाए। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कि हमें एक कंपनी, फैक्ट्री को बनाना है, ठीक है, और इधर
हमें संविधान को बनाना है, संविधान का निर्माण करना है, उधर एक कंपनी और फैक्ट्री का निर्माण करना है। तो मैं इन्हीं दोनों चीज़ों को कोरिलेट एक दूसरे से करके बताऊंगा कि जिससे आपको चीज़ें सब चीज़ आसानी से समझ में आए और इंटरेस्टिंग भी बनी रहे। तो दोस्तों, एक कंपनी की जब फैक्ट्री का जब निर्माण करने की बात होती है तो क्या किया जाता है? पहले कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग आपस में एक मीटिंग करते हैं कि भाई विचार विमर्श करते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है कि कैसे क्या होगा, सब चीज़ें कैसे होंगी, इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो कंपनी का निर्माण किसके द्वारा हुआ? लोगों के द्वारा, कंपनी के लोगों के द्वारा। उसी तरह से इधर आते हैं संविधान। अगर पूछा जाए कि संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण के लिए भी लोगों की ज़रूरत हुई, लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया। तो उस जो लोगों का जो समूह था उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो एक शब्द में अगर पूछा जाए कि कंपनी फैक्ट्री को किसने बनाया, तो कंपनी के लोगों ने बनाया, लोगों के द्वारा बनाया गया हो। इसी तरह से इधर पूछा जाए कि संविधान को किसने बनाया, संविधान का निर्माण किसने किया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। ठीक है। उधर कंपनी और फैक्ट्री को बनाने के लिए एक दिन तय किया गया, लोगों की बैठक हुई एक मीटिंग के लिए, और वह दिन था 9 दिसंबर 1946 का। लोगों ने, कुछ लोगों का समूह, ग्रुप लोगों का आया और बैठा कि भाई चर्चा परिचर्चा करने के लिए। ठीक उसी तरह से इधर भी संविधान को बनाने के लिए बैठक हुई, पहली बैठक हुई, मीटिंग हुई कि चीज़ें क्या होगी, कैसे होगी, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा परिचर्चा करने के लिए। तो वही दिन था 9 दिसंबर 1946 का दिन था, और उस दिन बैठक हुई। और बैठक में जब मीटिंग होती है, जब बैठक होती है, तो उसमें किसी एक को प्रेसिडेंट, उसका अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, और किसी को जब अध्यक्ष रहेगा तो उसका उपाध्यक्ष भी बन जाएगा। तो जब इधर कंपनी की बैठक हुई तो उसमें किसी एक को अध्यक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया गया, और इधर संविधान सभा की जब बैठक हुई तो उसमें भी एक को अध्यक्ष बना दिया गया और एक उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो जो अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई बने थे। अस्थाई मतलब कि जब तक वो मीटिंग चल रही है तब तक ही आप अध्यक्ष रहेंगे। और उनकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष बने थे हरीशचंद्र मुखर्जी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। अध्यक्ष को तो सब लोग जानते हैं कि अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उपाध्यक्ष को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग जान जाइए कि यहाँ जो उपाध्यक्ष थे हरीशचंद्र मुखर्जी जो थे, और ये अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई उपाध्यक्ष थे। और क्वेश्चन दोस्तों अब यहाँ पे एक ये भी बनता है, जैसे इधर कंपनी और फैक्ट्री में जो अध्यक्ष बनाया गया वो किस बेसिस पे बनाया गया, मतलब कि इतने लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो उसमें एक आदमी को ही बना दिया गया। उसी तरह से यहाँ संविधान सभा में भी इतने लोग थे तो उसमें से एक को अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर ये है कि यह चूँकि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ से सबसे अनुभवी थे, तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। जब पहली बैठक हुई तो इसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला, बस ऐसे ही सब वो हो गया। उसके बाद फिर एक दूसरी बैठक को बुलाई गई, दूसरी बैठक हुई। इधर कंपनी में भी कोई जब परिणाम नहीं निकला, कुछ नतीजा नहीं निकला, तो फिर एक और बैठक बुलाई गई, और इधर संविधान सभा के लिए भी फिर एक और बैठक बुलाई गई। तो वो थी, और ठीक 2 दिन के बाद ही, यानी 11 दिसंबर 1946 को बैठक बुलाई गई फिर से कि भाई कोई परिणाम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर एक बार और बैठक होगी। तो उसमें जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई तौर पे जो प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई प्रेसिडेंट बनाया गया। और उसके बाद
एक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई। जैसे कंपनी और फैक्ट्री में सारे लोग नए थे, कुछ अनुभव था नहीं, तो इन्होंने सोचा कि भाई एक ऐसे आदमी को एक हमारा एडवाइज़र होना चाहिए कि जो कंपनी फैक्ट्री के विषय में कुछ नॉलेज रखता हो, कुछ जानता हो। तो इधर इन लोगों ने भी एक किसी एडवाइज़र को, एक सलाहकार को नियुक्त किया। और इधर संविधान सभा, इसमें भी एक सलाहकार को नियुक्त किया गया कि भाई आप हमको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो वो थे बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव का जो पूरा नाम है वेनिगल नरसिंह राव। बी.एन. राव बहुत बड़ी हस्ती थे ये। उसके बाद से फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया। इधर कंपनी ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। मीटिंग हुई, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। उसके बाद कंपनी ने अपना काम करना शुरू किया और इधर संविधान सभा ने भी काम करना शुरू कर दिया। और उसमें एक व्यक्ति थे संविधान सभा में, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने कि भाई उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस उद्देश्य से संबंधित चीज़ों को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव करके एक पेश किया गया। इधर कंपनी में भी एक आदमी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया कि भाई कंपनी का क्या उद्देश्य है, कैसे है। और 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने उस प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। इधर 22 जनवरी को 1947 को ये प्रस्ताव कर दिया। उधर कंपनी में भी कुछ समय के बाद, कुछ गैप्स के बाद उसको उद्देश्य जो प्रस्ताव जो पेश किया गया था उसको उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, उसको पारित कर दिया जाएगा। संविधान सभा ने इधर पारित कर दिया, इधर कंपनी ने पारित कर दिया। उसके बाद कंपनी के लोगों ने सोचा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, तो इसकी कुछ समितियां होनी चाहिए, कुछ कमेटीज होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम सब लोग, एक ही लोग तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ ग्रुप्स होना चाहिए कि भाई ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे। उसी तरह से इधर संविधान सभा ने भी सोचा कि भाई हमें एक ग्रुप बनना चाहिए, लोगों का एक ग्रुप बन जाना चाहिए, समितियां बननी चाहिए और उनको सब चीज़ें उनको सौंपनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे समितियाँ, कमेटी, टोटल 22 समिति बनी, 22 कमेटी बनी, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, हरदम पूछे जाते हैं। तो पहली थी प्रस्तावना समिति, प्रियम्बल कमेटी। इसके जो प्रेसिडेंट थे, इनको बनाया गया, पंडित नेहरू को बनाया गया, इसके जो प्रेसिडेंट थे। दूसरी संघीय समिति, यूनियन कमेटी, इसके भी प्रेसिडेंट जो थे वो पंडित नेहरू थे, उनको बनाया गया। उसके बाद प्रांतीय समिति, प्रोविंशियल कमेटी, तो इसके प्रेसिडेंट थे ये सरदार पटेल बने, सरदार पटेल को बनाया गया। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध समिति, यूनियन स्टेट रिलेशन कमेटी, सरदार पटेल, इसके प्रेसिडेंट सरदार पटेल हैं, उनको बनाया गया। फिर एक समिति बनी झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट थे जे.बी. कृपलानी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। उसी तरह से मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज कमेटी, इसके प्रेसिडेंट बनाया गया सरदार पटेल को। फिर देसी रियासत कमेटी, प्रिंसली स्टेट कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल को बनाया गया। उसके बाद कार्य संचालय समिति, वर्किंग एक्शन कमेटी, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जी.एम. मुंशी को बनाया गया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कमेटी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो सब लोग जानते हैं, इसके प्रेसिडेंट जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे और इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हरदम पूछा जाता है। और यही पांडुलेखन समिति, जो इसके जो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब इधर
कंपनी में भी सब कुछ हो गया, सब कुछ कमेटी बन गई, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई ये कंपनी बनी है तो कितने दिन में बनी है, कितने दिन इसको लगे बनने में, कितना खर्च आया। तो उसी तरह से इधर संविधान सभा को भी बनने में कितना समय लगा, कितना खर्च लगे, तो एक प्रश्न ये उठता है। तो इसको बनने में जो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और लगभग 63.5 लाख रुपए खर्च आए। अब दोस्तों दो जो वर्ड्स हैं, दो जो डेज हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है 26 नवंबर 1949 का और एक 26 जनवरी 1950। अक्सर कन्फ्यूजन होते रहता है इन दोनों डेट्स को लेकर और एग्जामिनेशन में भी ये आ ही जाते हैं लगभग। तो जो एक डेट है 26 नवंबर 1950, इस दिन जो हमारा संविधान है वो अधिनियमित अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया इस दिन। और जो दूसरा डेट है 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। तो इस दिन 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और अधिनियमित अंगीकृत, आपने प्रियम्बल में भी ये वर्ड पढ़ा होगा कि अधिनियमित और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब दोस्तों कुछ नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, इनका भी एक योगदान है संविधान को बनाने में। एक हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दोस्तों ये भी सब एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो थे, इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जब बन गया तो इन्होंने इसको अपने हाथों से लिखा। हो सकता है इनकी राइटिंग अच्छी होगी, तो लोगों ने कहा, लोग गए इनके पास और कहे कि भाई आप इसको अपने हाथों से लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे थे नंदलाल बोस। तो इन्होंने इसमें सुंदर डिजाइन्स दिए थे, संविधान में जो सुंदर डिजाइन्स बने हैं वह इनके द्वारा दिया गया, नंदलाल बोस। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को झंडा स्वीकार किया गया, फ्लैग को। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो लोगों ने सोचा कि भाई अपना एक झंडा भी होना चाहिए। भाई झंडा किसी भी देश का, राष्ट्र का एक प्रतीक होता है, उसके शान का प्रतीक होता है। तो अपने यहाँ भी लोगों ने सोचा कि एक झंडा होना चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 को झंडा स्वीकार किया गया। तिरंगा, जिसे सब लोग जानते हैं 3 रंगों से रंगा तिरंगा, लेकिन दोस्तों तिरंगे में 3 रंग नहीं होते हैं। आज के बाद से आप जान जाइए कि इसमें 4 रंग होते हैं और चारों रंग का अपना कुछ एक मतलब होता है, वो कुछ कहते हैं। तो जो 4 रंग है, सफ़ेद है वह शांति का प्रतीक है, सिंबल ऑफ पीस। हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है, सिंबल ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद केसरिया, सेफ्रॉन, यह धर्म का प्रतीक है, सिंबल ऑफ रिलीजन। और उसके बाद जो लास्ट है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, नीला, ब्लू, यह न्याय का प्रतीक है, सिंबल ऑफ जस्टिस। जो नीला जो चक्र बना रहता है ना, झंडे में जो चक्र बना रहता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो ब्लू कलर का होता है। तो जो ब्लू होता है वो न्याय का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ जस्टिस का। अब इसको, झंडे को जो डिज़ाइन थे, जो डिज़ाइनर थे, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, वो थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है प्री में, कि वो थे पिंगलई वेंकैया। पिंगलई वेंकैया जो थे वो इसको सुंदर डिज़ाइन किए थे, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस दिए थे झंडे को। उसके बाद दोस्तों 2 डेट्स और हैं, वो दिवस हैं जिसमें जो अक्सर आते रहते हैं और लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक है 26 नवंबर विधि दिवस। दोस्तों बहुत लोगों को तो ये पता नहीं होता है कि विधि दिवस, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को भी शायद नहीं पता होता है। तो आप जान जाइए कि विधि दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 9 नवंबर को विधिक दिवस बनाया जाता है। विधिक, तो इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, विधि और विधिक। विधि मतलब लॉ, कानून होता है, और विधिक मतलब कि लीगल, मतलब कि लॉ के अनुसार,
ए होता है। तो दोस्तों ये था संविधान निर्माण का, ये एक मैंने बहुत ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हों या ना हो। इतना नॉलेज तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कवर किया है जो आपसे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यही था, और आप आशा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।